वेलकम बैक। आपका स्वागत एक बार फिर कहानी कुर्सी की में। मैं सौरभ आपके साथ चारों मेहमानों को लेकर फिर हाजिर हैं हम लोग। आइए जरा बिहार की बात करते हैं। बिहार में कल का दिन चुनावी गतिविधियों के लिहाज से बड़ा मजेदार दिन था। 2025 चुनावी साल है। इस साल एक ही चुनाव बाकी है और सारे राजनीतिक दलों का इस इम्तिहान में बहुत बेसब्री से इंतजार जनता कर रही है कि ये आए तो हमको बताएं। और बिहार के दंगल के लिए मैदान पूरी तरह सजा हुआ है। एनडीए की तरफ सारे दल जो हैं अभी दिखाई देता है कि सेना मजबूती से रटी हुई है। नीतीश कुमार जी, बीजेपी, चिराग पासवान और हम पार्टी के जीतन राम मांझी। दूसरी ओर जो गठबंधन है वहां अब ऐसा लग रहा है कि एक रस्साकशी चल रही है कांग्रेस और आरजेडी के बीच। आरजेडी वहां बड़ा पार्टनर है और कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि आरजेडी ने उसके साथ न्याय नहीं किया पिछले चुनाव में, खास तौर पर उसको वो सीटें देना जहां पर गठबंधन की लगभग हार निश्चित सी ही थी। कहने को आपने 70 सीटें दे दी, लेकिन उसमें ज़्यादातर सीटें वो थी जहां बीजेपी या जेडीयू वो उसका अच्छा खासा दबदबा था। तो उनको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ। तो अब पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस पार्टी लगातार जमीन पर कुछ एफर्ट करती हुई दिखाई दे रही है, जो उसके लिए अपनी अच्छी बात है। वहाँ कन्हैया कुमार का एक पदयात्रा निकालना हो, उस पदयात्रा में राहुल गांधी का जाना हो, राहुल गांधी का संविधान सम्मान सम्मेलन बार बार जाकर के करना। पटना में 2-3 कार्यक्रम वो कर चुके हैं पिछले कुछ वक्त में। पटना में अभी एक महीने में 2 यात्राएं वो वहां पर कर चुके हैं। तो राहुल गांधी ने भी पूरा फोकस बिहार पर कर रखा है। और उनकी जो राजनीति को समझने वाले लोग कहते हैं कि ये अपनी जमीन बनाएंगे, उसमें तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन एक मैसेज देना चाहते हैं आरजेडी को कि हमें आप इतना हल्के में मत लीजिए। और अब जब जितना हम चुनाव के नज़दीक जाएंगे, सीट शेयरिंग की बातें होंगी, तो आपको ये सारा कुछ ऊपर तैरता हुआ आसानी से नजर आने लगेगा। कल लेकिन एक और बात हुई थी। कांग्रेस का प्रदर्शन पटना में, इसके अलावा जन स्वराज पार्टी बनाने वाले प्रशांत किशोर ने भी कल गांधी मैदान में एक बड़ी सभा करनी थी और उनका दावा था कि इसमें 2-4 लाख लोग आ जाएंगे। किसी ने तो 5 लाख भी एक फिगर कोट किया था। लेकिन उस प्रोटेस्ट में हुआ क्या? तेजस्वी ने पहले ही इस पूरे प्रोटेस्ट, एक जब वहाँ छात्रों का इससे पहले आंदोलन हो रहा था उसमें चमके थे पीके। लेकिन कल ये हुआ कि प्रशांत किशोर की इस सभा में भीड़ नहीं आई। अब नहीं आई तो विरोधी तो यही बोलेंगे तुम फ्लॉप हो गए, तुम जनता ही नहीं ला पाए। भाई नेता अगर भीड़ नहीं इकट्ठी कर पाए तो नेता किस काम का? लेकिन भीड़ नहीं आई, कुर्सियां खाली रही। उसके बाद प्रशांत किशोर ने यह कहा कि यह नीतीश कुमार की सरकार की और प्रशासन की अफसरों की साजिश है। हमारे 2 लाख लोग पटना के आसपास भूखे प्यासे बसों में घूम रहे हैं, उनको शहर के अंदर नहीं आने दिया जा रहा। क्यों? कि भाई इस प्रशांत किशोर की सभा कामयाब नहीं होनी चाहिए। फिर और उन्होंने कहा कि फिर अब इसका मैं सबक सिखाऊंगा इन अफसरों को। उन्होंने कहा नीतीश कुमार को चेतावनी देते हुए कि जो शादी कराता है वही बाद में श्राद्ध भी करता है, याद रखना नीतीश कुमार जी, और मैं आपका राजनीतिक श्राद्ध करूंगा। फिर उन्होंने एक और बात कही कि अगर हमने इनकी मदद ना की होती नीतीश कुमार जी की, तो ये तो संन्यास लेके कब का कहीं चले गए होते। तो उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार अगर राजनीति में आज जिंदा है तो मेरी बदौलत है। मैं जब पार्टी के साथ जुड़ा था तब जाके नीतीश कुमार चुनाव जीतने की स्थिति में आए थे। तो प्रशांत किशोर की बात आपको सुना देता हूं मैं, और इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। मैं खुद रोड पर घूम रहा हूँ, हजारों की संख्या में महिलाएं पैदल चल रही है। तो मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ भाई। मेरी वजह से आपको इतना कष्ट हुआ है, इसके लिए माफी मांग रहा हूँ। लेकिन आपको वादा कर रहा हूँ, आपको इन्होंने हमसे मिलने नहीं दिया। इन्होंने कई लाख लोगों को आज हमसे मिलने नहीं दिया है, तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आज से 10 दिन के अंदर, आज आप अपने घर से आए हैं, 10 दिन के अंदर मैं यहां से यात्रा पर निकलूंगा और आपके घर, आपके गांव आऊंगा। ये हमको रोक नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। बिहार में बदलाव की आंधी कोई रोक नहीं सकता है। ये नीतीश कुमार को उखाड़ कर फेंकना है कि नहीं फेंकना है? नीतीश को उखाड़ कर फेंकना है कि नहीं फेंकना है? प्रशासन से के मदद से हम लोग को रोकने का कोशिश किया है। इस आदमी का अब खैर नहीं है। अगर 2015 में इसकी मैंने मदद नहीं की होती तो नीतीश कुमार संन्यास लेकर कहीं बैठे होते, और आज बहुत बड़ा होशियार बन रहे हैं। इनको
जिसने आपने गांव देहात में सुना होगा, जो भैया शादी कराता है वही श्राद्ध भी कराता है, जो शादी कराता है वही श्राद्ध कराता है। तो इनका पूरा उपाय राजनीतिक श्राद्ध जन सुराज के लोग करेंगे, ये संकल्प लेकर जाइए। अच्छा, वैसे अभी तस्वीरें हमने देखी तो भीड़ तो नजर आ रही है, लेकिन वैसी भीड़ नहीं आ पाई होगी, तभी प्रशांत किशोर केवल 8 मिनट बोले अपने इस कार्यक्रम में। भाई इतना बड़ा मजमा जुटाना था उनको, 8 मिनट के स्पीच थोड़ी देते, इतनी नाराज क्यों होते? इसका मतलब जैसा उन्होंने चाहा था, गांधी मैदान अपेक्षा जो थी, हम सब लोगों का देखा हुआ, गांधी मैदान विशाल है, बहुत बड़ा है। अब गांधी मैदान भरना एक बड़ी बात होती है, राजनीति भी तय करता है ना, गांधी मैदान का इतिहास है। तो अब वो गांधी मैदान नहीं भर पाया होगा, तो इसलिए प्रशांत किशोर का कहना था कि मेरे लाखों लोगों से मुझे आज इन्होंने मिलने नहीं दिया और मैं नीतीश कुमार का राजनीतिक श्राद्ध करूंगा। प्रशांत किशोर का सर वैसे मुझे नहीं पता, वो जो प्रशांत जी, पांडे जी जिनको मैं कहता हूँ, पांडे जी ब्राह्मणों की बात किया तो पांडे जी हैं वो। तो मैंने तो नहीं देखा, हर्षवर्धन जी ज्यादा जानते होंगे, विनोद जी जानते होंगे कि ब्राह्मणों में जो लोग शादी कराते वो शादी नहीं कराते मोटे तौर पर, मैंने तो नहीं देखा। लेकिन खैर वो तो उनका राजनीतिक मसला है, श्राद्ध वाले ब्राह्मण दूसरे होते हैं, श्राद्ध वाले ब्राह्मण दूसरे होते हैं। खैर वो तो उनका एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, उन्होंने मैंने 2015 में मदद नहीं की होती तो ये संन्यास ले लिए होते। तो मुझे लगता है कि उनको इसके साथ ही बोलना चाहिए कि भाई मैं माफी मांगता हूं बिहार की जनता से कि ऐसा खराब नेता, ऐसा गलत मुख्यमंत्री दिया जिसको आज बदलने की जरूरत है। और थोड़े दिनों के बाद हो सकता है फिर किसी दिन पांडे जी ये बताए कि नरेंद्र मोदी भी आज उनकी वजह से, क्योंकि 2012 में वो उनको एडवाइस, वहां तक आपको हाँ नहीं, जब 2000 नीतीश कुमार जी पर पहुंच गए हैं तो नरेंद्र मोदी कॉन्टेक्स्ट के लिए ये नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं, इनकी एक एजेंसी है, वो चुनाव की कंसल्टेंसी करती है, वो तो अलग बात है, वो अलग इशू। उसके अलावा इन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे, नीतीश कुमार के घर में रहते थे, नीतीश कुमार के ब्लू व्हाइट बॉय थे, लगभग समझ लीजिए पार्टी चलाने की जिम्मेदारी ऑलमोस्ट इनको दे दी थी। लेकिन अब ये कुछ और चाह रहे थे, वो नहीं हुआ, फिर उन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। एक वक्त कांग्रेस पार्टी के बड़े नजदीक पहुंच गए थे, इन्होंने बाकायदा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को एक प्रेजेंटेशन दिया था और एक कांग्रेस पार्टी को चलाने की बात, 8 घंटे डिस्कशन हुआ था। यस, और फिर वो काम क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि इन्होंने कहा था फिर पार्टी मैं चलाऊंगा, आप नेता हो, पार्टी मैं चलाऊंगा और सारी जिम्मेदारी आप, सारी पावर आपको मुझे देनी पड़ेगी। तो देश राहुल गांधी उसके लिए तैयार नहीं हुए, देश की कोई पार्टी तैयार नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी में से भी वो इसलिए छोड़कर गए, बीजेपी से भी इसलिए छोड़कर गए क्योंकि वहां पर भी शायद उनको पार्टी चलाने की इजाजत नहीं मिली। तो अपनी पार्टी नीतीश कुमार अच्छा कर, वो तो अच्छा है, अपनी पार्टी बनाने से कौन रोक सकता है। मैं सीधे पूछूं आपसे, क्या प्रशांत किशोर ओवररेटेड नेता है? मुझे नहीं पता नेता के बारे में उनका, वो अच्छे एक वो हो सकते हैं, ओवररेटेड नेता मैं तो उनको नेता अभी नहीं मानता हूं। और मैं समझता हूं कि ये बिहार का विधानसभा चुनाव जन सुराज पार्टी या पांडे जी की पार्टी के लिए नहीं है। वो अगली बार यदि कोई लड़ाई लड़ेंगे, अभी ये इसको बहुत, इस इलेक्शन में रेलेवेंट नहीं है, ये इस इलेक्शन में किसी भी तरह से रेलेवेंट नहीं है। त्रिपाठी जी नहीं, देखिए, एक तो ये कि किसी कंपनी में नौकरी करते, काम करते भ्रम होने लगे कंपनी हम ही चला रहे हैं, तो फिर यही कहें कि मत ही मारी गई। कंपनी में नौकरी करना, बहुत अच्छा एम्प्लॉय होना और कंपनी बड़ी अच्छी चलाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब वो 2015 का चुनाव, हम तो पूरा उस चुनाव को हमने कवर किया है। 2015 का चुनाव नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के गठजोड़ का चुनाव था। अब आपने एक नारा लगा दिया, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, तो कोई और नारा लगा दो, फलाना है और प्रशांत किशोर है, करके देख लो। नारों से चुनाव नहीं जीता जाता है, नारों से राजनीति नहीं मजबूत होती है, नारों से नेता बनता नहीं। बने बनाए नेता के साथ नारे चिपकाकर, जो उनके मतलब जो भी कह लीजिए शब्द, जो भी इस्तेमाल कर लीजिए, उनके बहुत भक्त कह लीजिए, गुलाम कह लीजिए, चरण चुंबक, जो जो नाम आजकल चलते हैं उनमें से कोई कह लीजिए, वो बन सकते हैं। नारा नेता नहीं बनाता है कभी। क्या है फिर, अभी नेता हो गए कि नहीं हो गए? नहीं, देखिए, एक बात मैं जरूर कहूंगा, एक तो ओवररेटेड और अंडररेटेड में तो इसलिए नहीं, मैं भी अभी सहमत हूं कि अभी तो ये नेता बनने की प्रक्रिया में है। लेकिन हां, प्रशांत किशोर हर वो काम कर रहे हैं जो किसी भी राजनीतिक इच्छा रखने वाले व्यक्ति को करना चाहिए। आप इसको यूं मत देखिए, और मैं तो कल से देख रहा था तो मुझको लग रहा था कि सचमुच बड़ी फ्लॉप रैली हुई है। लेकिन जितना दिख रहा है, एक पार्टी जो अभी तक कोई ढंग से एक चुनाव न लड़ी हो, ठीक है, छिटपुट की अलग बात है, वो पार्टी अगर इतनी बड़ी भीड़ पटना में जुटाने में तैयार हो जा रही, वो भी कब, जब चुनाव एकदम सर पर है, मूवमेंट पूरी तरह से चार्ज है, इसका मतलब जो अपने अपने खेमे हो, तैयार हो चुके हैं, उसके बावजूद वो
राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, उन सबसे इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं, तो इसके लिए तो उनको बधाई दी जानी चाहिए। अब सवाल यह है कि कितने वोट के हैं। तो भैया अगर ये बिहार से लोग आए हुए हैं सब, तो इतने वोट के हैं कि जमानत नहीं बचेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप स्थिर भाव से रह के राजनीति करेंगे, और इसमें मुझे एक सिल्वर लाइनिंग दिख रही है, प्रशांत किशोर ने इस रैली का राजनीतिक उपयोग किया। वो जानते थे कि इतने ही लोग आने वाले हैं, ऐसा नहीं होता है रैली वैली कोई रोक नहीं पाता है, थोड़ा डिले विले भले कर दे, तो जहां डिले करता है वहां भीड़ दिखती है। आजकल का तो मीडिया का समय है, सोशल मीडिया का समय है। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आपको रोका गया है, हम अगले 10 दिन में यात्रा शुरू करेंगे, हम आपसे मिलने आएंगे। ये अप्रैल का महीना है, चुनाव अक्टूबर नवंबर में है। अगर वो मई जून या जब से भी शुरू कर दें, उन्होंने यात्रा शुरू कर दी, तो चुनाव होते होते वो बड़ा मोमेंटम क्रिएट करेंगे और ये उनकी दूसरी यात्रा होगी। एक यात्रा में वो पूरे बिहार में जा चुके हैं, गांव में रुकते थे। और मैं फिर कह रहा हूं, अभी प्रशांत किशोर की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी, उनको ये बना दें, उनकी इतनी हैसियत नहीं है। बस यही मैं कह रहा हूं कि ये इन्होंने चुना सही समय। ठीक है, अगली खबर में पढ़ जाऊं या आप नहीं, थोड़ा मैं बोलना चाह रहे हैं इस पर? अच्छा ठीक है, मेरा ये कहना था, ये समीर, जिस तरीके से 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने राजनीतिक श्राद्ध करने की लगभग तैयारी कर दी थी नीतीश कुमार की, वो तो भारतीय जनता पार्टी का भला हो कि उन्होंने नीतीश कुमार को तीसरे नंबर पे आने के बाद ही मुख्यमंत्री बना दिया था। अब वही पांडे जी करना चाह रहे हैं विजय जी की भाषा के अंदर। देखे प्रशांत किशोर जी कि वो चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं या ना बनूं, लेकिन नीतीश कुमार किसी भी स्थिति में मुख्यमंत्री ना बने, और वो इसी की तैयारी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को गद्दी से हटाना है। एम इतना ही है, नीतीश कुमार को हटाना। ओके, नहीं, एम इससे ज्यादा है, क्योंकि प्रशांत किशोर को मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं, और शायद मेरी जितने उनसे इंटरेक्शन हुआ है अपने मित्रों में, पता नहीं और किसी का हुआ कि नहीं हुआ। और तब से जब वो बिहार 2015 में चुनाव लड़ा रहे थे नीतीश कुमार को, एक कैंपेन स्ट्रेटजिस्ट के रूप में उनका स्कोर कार्ड, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है। क्योंकि आप कह सकते हैं कि वो हमेशा बहती हुई धारा के साथ गए, ये कहा जा सकता है, लेकिन वो फ्लॉप हुए यूपी में और उत्तराखंड में। बाकी पंजाब में उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह का कैंपेन किया, स्टालिन का किया, आंध्र प्रदेश में ममता बनर्जी का किया, और हमेशा उनको सक्सेस मिली। ये सही है कि ज़्यादातर वो वहीं सक्सेस हुए जहां ऑलरेडी पहले से एक माहौल था। लेकिन माहौल होता है, लेकिन उसको डिज़ाइन करना, उसको पूरी स्ट्रेटजी बनाना, वो भी एक स्ट्रेटजिस्ट का काम होता है, जो उन्होंने बड़ी बखूबी किया है। और 2015 में उनकी स्ट्रेटजी का भी बहुत बड़ा योगदान था। खाली नीतीश और लालू के मिलने से ही बात नहीं बनती, क्योंकि नरेंद्र मोदी का बहुत चरमोत्कर्ष था। सर, कोई एक नेता है जो हारता रहा उसको जिता पाए, मतलब जानकारी के लिए कोई एक नेता रहा है? एक मिनट सुन लीजिए, पूरा बोलने दो, मैं क्या कह रहा हूँ आपको। अब वो बहुत अलग बहस हो जाएगी, समय भी नहीं है, मैं खाली इस पर आना है, बिहार वाले पे। बिहार का उनका जब वो कांग्रेस की उनकी वार्ता फेल हुई, जो कांग्रेस को वो चलाना चाहते थे, वो अहमद पटेल की तरह कांग्रेस में पूर्ण अधिकार चाहते थे, जो राहुल गांधी नहीं तैयार हुए, उसके बाद उन्होंने बिहार को अपना लक्ष्य बना लिया। और वो मामला उनका खाली ये नहीं है कि वो स्पॉइलर हूं, वो 2025 में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, और वो तैयारी उनकी 2029 की है कि 29 में लोकसभा चुनाव में बिहार में अच्छा प्रदर्शन कर। तो वो एक सस्टेन्ड, कितना सफल होंगे ये अलग बात है। वो एक सीरियस पॉलिटिकल प्लेयर बनना चाह रहे हैं और बनने की पूरी कोशिश में है। वो सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स जो है, लेफ्ट ऑफ द सेंटर, उसकी पॉलिटिक्स वो बिहार में कर रहे हैं। और चूंकि बिहार में पुराने पीढ़ी के नेताओं का अवसान का युग है, और वहां एक नए नेता उभर रहे हैं। काम ये सीरियसली और सिंसियरली कर रहे हैं, सिंसियरली कर रहे हैं कर रहे हैं, बिल्कुल। चलिए ठीक है, अब देखिए प्रशांत किशोर को क्या हासिल होता है।